हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपके ही अपने यूट्यूब चैनल तुलसीदास एडुसर्व में। और आज हम इस वीडियो में क्लास 10th के साइंस के मोस्ट इम्पॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का डिस्कस करने वाले हैं। फ्रेंड, आपके परीक्षा में इसी से अधिकतर प्रश्न पूछे जाएंगे, इसलिए फ्रेंड इस वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखें। और फ्रेंड, अगर आप मेरे यूट्यूब चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। तो फ्रेंड स्टार्ट करते हैं फर्स्ट प्रश्न को से। और फ्रेंड, आपका फर्स्ट प्रश्न है, वास्तविक प्रतिबिंब की प्रकृति कैसी होती है। आपको बताना है फ्रेंड कि जो वास्तविक जो प्रतिबिंब की प्रकृति कैसी होती है। इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, उल्टा। ठीक है, तो वास्तविक प्रतिबिंब की जो प्रकृति होती है वो उल्टा होती है। देखते हैं फिर नेक्स्ट प्रश्न को। और प्रश्न है आपका, किसी माध्यम के अपवर्तनांक का मान होता है, यानी किसी भी माध्यम का अपवर्तनांक का मान क्या होता है वो आपको बताना है। इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, साइन आई बटे साइन आर। ठीक है, तो किसी माध्यम की जो अपवर्तनांक होता है वो साइन आई बटे साइन आर होता है। ठीक है, फिर देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न को। और आपसे पूछा गया है, स्पेक्ट्रम प्राप्त करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है। इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, प्रिज्म। ठीक है, स्पेक्ट्रम प्राप्त करने के लिए प्रिज्म का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, देखते हैं फिर नेक्स्ट क्वेश्चन को। किसी चालक का प्रतिरोध निर्भर करता है। आपको बताना है फ्रेंड कि किसी चालक का प्रतिरोध जो है किस पर निर्भर करता है। इस प्रश्न का जो राइट आंसर होगा फ्रेंड ऑप्शन डी होगा, उपयुक्त सभी पर। ठीक है, तो किसी चालक का जो प्रतिरोध है वो चालक की लंबाई पर निर्भर करता है। ठीक है, चालक की प्रकृति पर करता है, चालक के अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल पर करता है, यानी किसी भी चालक का जो प्रतिरोध है ये तीनों पर निर्भर करता है। ठीक है, आप इसे याद रखेंगे, वीवीआई क्वेश्चन है। फिर देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। और आपका क्वेश्चन है, थोड़ा इसको जूम कर लेते हैं। दीर्घ दृष्टि दोष का उपचार किस लेंस द्वारा होता है। इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, उत्तल लेंस। दीर्घ दृष्टि दोष का उपचार उत्तल लेंस से किया जाता है। तो आप इसे याद रखेंगे, दीर्घ दृष्टि दोष का जो उपचार किया जाता है वो उत्तल लेंस से किया जाता है। ठीक है, लेकिन अब से फ्रेंड परीक्षा में पूछता कि लघु यानी निकट दृष्टि दोष। ठीक है, निकट दृष्टि दोष का उपचार किस लेंस के द्वारा होता है, तो आप इसका आंसर देते अवतल लेंस। ठीक है, तो दीर्घ दृष्टि दोष के उपचार के लिए किस लेंस के द्वारा किया जाएगा, तो उत्तल लेंस के द्वारा। और निकट दृष्टि दोष का जो उपचार किया जाता है वो अवतल लेंस के द्वारा किया जाता है। ठीक है, आप ये दोनों प्रश्न को याद रखेंगे। ठीक है, क्योंकि दोनों प्रश्न जो हैं आपके परीक्षा में पूछा जाता है। ठीक है, फिर देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न को। विद्युत चुंबक बनाने के लिए उपयुक्त पदार्थ है। तो विद्युत चुंबक बनाने के लिए कौन सा पदार्थ उपयुक्त है वो आपको बताना है। इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, नरम लोहा। ठीक है, तो विद्युत चुंबक बनाने के लिए नरम लोहा का जो प्रयोग किया जाता है। ठीक है, लेकिन फ्रेंड आपके परीक्षा में ये भी पूछ दिया जाता है कि अस्थायी चुंबक बनाने के लिए किस पदार्थ का उपयोग किया जाता है। तो अस्थायी चुंबक बनाने के लिए इस्पात का प्रयोग किया जाता है। आप नोट करेंगे, इस्पात का जो प्रयोग किया जाता है अस्थायी चुंबक बनाने के लिए, और नरम लोहा का जो उपयोग किया जाता है वो अस्थायी चुंबक बनाने के लिए। ठीक है, ये दोनों जो पॉइंट है आप इसे नोट कर लेंगे, क्योंकि ये भी प्रश्न आपसे परीक्षा में पूछा जाता है। फिर देखते हैं फ्रेंड नेक्स्ट क्वेश्चन को। 10 ओम और 20 ओम के दो प्रतिरोधों को श्रेणी क्रम में जोड़ने पर समतुल्य प्रतिरोध क्या होगा, यानी 10 ओम। ठीक है, आप इसे देखें फ्रेंड कि 10 ओम, ठीक है, और 20 ओम के दो प्रतिरोधों को श्रेणी क्रम में जोड़ने पर समतुल्य प्रतिरोध क्या होगा वो आपको बताना है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी होगा, 30 ओम। ठीक है,
जब दो प्रतिरोधों को या फिर जब प्रतिरोधों को श्रेणी क्रम में जब जोड़ा जाता है तो आप क्या करेंगे, जो भी प्रतिरोध दिया हुआ रहेगा उसको ऐड कर देंगे, यानी 10 प्लस 20 ओम, यानी टोटल क्या। निम्न में कौन अवकारक है, आपको बताना है फ्रेंड कि जो दिया गया है उनमें से कौन अवकारक है। इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए H2। ठीक है, तो H2 जो है क्या है, अवकारक है। फिर देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न को। संक्षारण में किस प्रकार की अभिक्रिया होती है, संक्षारण में किस प्रकार की अभिक्रिया होती है वो आपको बताना है। इस प्रश्न का राइट आंसर होगा फ्रेंड ऑप्शन डी होगा। अब दुर्बल अम्ल हैं, यानी आपसे पूछा गया फ्रेंड कि कौन इनमें से दुर्बल अम्ल है, आप इसका आंसर बताएंगे। इस प्रश्न का राइट आंसर होगा फ्रेंड ऑप्शन डी होगा CH3। ठीक है, COOH, यानी इसको हम कहते हैं एसिटिक अम्ल। ठीक है, इसका UPSC नाम याद रखेंगे, CH3 COOH जो है इसको कहते हैं एसिटिक अम्ल। आप इसे नोट कर लेंगे, एसिटिक अम्ल। ठीक है, और एसिटिक जो अम्ल है फ्रेंड वो कैसा अम्ल है, तो यह दुर्बल अम्ल है। ठीक है, फिर देखते हैं फ्रेंड नेक्स्ट क्वेश्चन को। निम्न में से कौन सी धातु अम्ल और क्षार दोनों से अभिक्रिया करती हैं, यानी कौन सी जो धातु हैं अम्ल और क्षार दोनों से अभिक्रिया करती हैं। इस प्रश्न का राइट आंसर होगा फ्रेंड ऑप्शन डी होगा Za, यानी जिंक, जिसको कि हम लोग जस्ता भी कहते हैं। ठीक है, तो जस्ता एक ऐसा धातु है जो अम्ल और क्षार दोनों से अभिक्रिया करती है। VVI क्वेश्चन है फ्रेंड। आपका नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन कॉपर के अयस्क हैं, यानी यहाँ पर फ्रेंड आपसे पूछा गया है कॉपर के अयस्क। ठीक है, आपको कॉपर के अयस्क बताना है। इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए क्यूपराइट। ठीक है, तो कॉपर के जो अयस्क हैं वो क्या है, क्यूपराइट है। लेकिन फ्रेंड आपको इससे पूछ दिया जाता कि ऑक्साइड जो किस धातु का अयस्क है, तो आप क्या बताएंगे, एल्युमिनियम। ठीक है, एल्युमिनियम का जो अयस्क है वो ऑक्साइड है। आपसे ये भी परीक्षा में पूछ दिया जाता है प्रश्न। ठीक है, और जो शनिवार देख रहे हैं, शनिवार जो है पारा का अयस्क है। ठीक है, पारा का अयस्क शनिवार है, और केलामाइन जो है वो जस्ता का अयस्क है, यानी Zn का। आप सारे जो है पॉइंट को नोट करेंगे अपने नोटबुक कॉपी में। ठीक है, फिर आपका नेक्स्ट प्रश्न है फ्रेंड, कार्बन क्या है, यानी आपको बताना है फ्रेंड जो कार्बन क्या है, यानी धातु है, उपधातु है, अधातु है, यानी इनमें से कोई नहीं। ठीक है, इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी अधातु। कार्बन जो है क्या है, एक अधातु है। ठीक है, और इसकी जो परमाणु संख्या होता है वो 6 होता है कार्बन। ठीक है, और कार्बन का जो संकेत है C, आप भी नोट करते जाएंगे। ठीक है, आपका नेक्स्ट प्रश्न है, हीलियम परमाणु के बाहरी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन रहते हैं, यानी हीलियम जो है कि परमाणु के जो बाहरी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन रहते हैं वो आपको बताना है। इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी होगा, यानी 2। ठीक है, तो हीलियम के जो परमाणु के बाहरी कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन रहते हैं। फिर आपका नेक्स्ट प्रश्न है, प्रकाश संश्लेषण क्रिया में ऑक्सीजन बाहर निकलता है, तो प्रकाश संश्लेषण क्रिया में ऑक्सीजन बाहर निकलता है वो आपको बताना है, यानी ऑप्शन ए है जल से, ऑप्शन बी है CO2 से यानी कार्बन डाइऑक्साइड से, ऑप्शन सी है ग्लूकोज से, ऑप्शन डी है स्टार्च से। तो ये 4 जो ऑप्शन दिया गया है उनमें से कौन सही होगा आपको बताना है। इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए जल से। ठीक है, तो प्रकाश संश्लेषण क्रिया में ऑक्सीजन बाहर निकलता है, कहाँ से निकलेगा, जल से। ठीक है, यह जो क्वेश्चन है फ्रेंड 2019 में पूछा गया था बोर्ड एग्जाम में। ठीक है, और फ्रेंड आपको जितने भी ऑब्जेक्टिव प्रश्न करा रहे हैं आपके परीक्षा में इसी से अधिकतर प्रश्न पूछे जाएंगे। इसलिए फ्रेंड आप वीडियो को 102 बार देखें और सारे प्रश्नों को याद करने की कोशिश करें। ठीक है, और वीडियो आपको अच्छा लग रहा है तो लाइक करें, कमेंट करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। ठीक है, और हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं आपको वीडियो कैसा लगा। ठीक है, आपका फिर नेक्स्ट प्रश्न है फ्रेंड,
मनुष्य का सामान्य रक्तदाब होता है। मनुष्य का सामान्य रक्तदाब कितना होता है वो आपको बताना है। इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी 120/80। ठीक है, तो सामान्य जो मनुष्य का रक्तदाब होता है वो 120/80 होता है। ठीक है, आपके परीक्षा में ये भी प्रश्न दिया जाता है फ्रेंड कि मनुष्य का सामान्य टेम्परेचर कितना होता है, यानी तापमान कितना होता है। तो आप याद रखेंगे 37 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, 37 डिग्री सेल्सियस। आपको अगर सेल्सियस में आंसर दिया ऑप्शन में दिया गया है तो आप सेल्सियस मारेंगे 37 डिग्री सेल्सियस। या मनुष्य का सामान्य जो टेम्परेचर होता है वो 98.6 फ़ारेनहाइट होता है। ठीक है, तो कभी कभी आपके परीक्षा में सेल्सियस में भी पूछ दिया जाता है या फिर फ़ारेनहाइट में भी पूछ दिया जाता है, तो आप दोनों याद रखेंगे। तो मनुष्य का जो सामान्य टेम्परेचर होता है वो 37 डिग्री सेल्सियस होता है। ठीक है, या फिर 98.6 फ़ारेनहाइट। ठीक है, अगर आपको केल्विन में अगर पूछेगा फ्रेंड तो आप बताएंगे 310 केल्विन। ठीक है, 310 केल्विन आप याद रखेंगे, 310 केल्विन। ठीक है, मनुष्य का समान रक्तदाब होता है। फिर देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न को। पाइरूवेट का विखंडन किसमें होता है? पाइरूवेट का जो विखंडन होता है वो किसमें होता है वो आपको बताना है। इस प्रश्न का राइट आंसर होगा फ्रेंड ऑप्शन ए होगा माइटोकॉन्ड्रिया। ठीक है, तो पाइरूवेट का जो विखंडन होता है वो माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। नेक्स्ट प्रश्न है नेफ्रॉन किसकी संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई है? इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी ब्रिक, यानी किडनी। ठीक है, किडनी, ब्रिक को इंग्लिश में किडनी कहते हैं। तो नेफ्रॉन जो है किसकी संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई है? तो ब्रिक की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई है। और यह प्रश्न जो फ्रेंड 2019 में पूछा गया था बोर्ड एग्जाम में। ठीक है, अगर आप मिला के देख सकते हैं, इसमें जितने भी प्रश्न आपको करवा रहे हैं इसे अधिकतर यानी 10 से 15 क्वेश्चन जो हैं प्रत्येक साल बोर्ड एग्जाम में प्रश्न पूछे जाएंगे। आप सारे जो है साइंस का जो प्रैक्टिस सेट हम करवा रहे हैं, सारे प्रैक्टिस सेट को देखें तो आपके परीक्षा में अधिकतर जो है प्रश्न इसी से मैच करेगा। ठीक है, इसलिए आप इसे ज़रूर देखें। तो फ्रेंड देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न को। रंध्र का मुख्य कार्य होता है। तो रंध्र का मुख्य कार्य क्या होता है वो आपको बताना है। थोड़ा सा इसको जूम कर लेते हैं। तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा फ्रेंड ऑप्शन डी होगा गैसों का विनिमय एवं वाष्पोत्सर्जन। ठीक है, तो रंध्र का जो मुख्य कार्य होता है वो गैसों का विनिमय एवं वाष्पोत्सर्जन इसका कार्य है रंध्र का। ठीक है, आप इसे याद रखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न है फ्रेंड निम्न में कौन अलैंगिक जनन की विधि है? इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन डी इनमें से सभी। ठीक है, तो विखंडन, मुकुलन, द्विखंडन ये सारे जो क्या है अलैंगिक जनन की विधि हैं। आप इसे याद रखेंगे। फ्रेंड मैंने जितने भी ऑब्जेक्टिव प्रश्न आपको करवाया साइंस का, सारे आपके परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण हैं। आप इसे याद करने की कोशिश करें। तो फ्रेंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।